ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार जी। थैंक यू अंजनी। साधना न्यूज़ का ग्रुप एडिटर हूं मैं। आज साधना न्यूज़ के कॉन्क्लेव का इस बिहार निर्माण कॉन्क्लेव का उद्देश्य ये भी है सर कि आज हम लोग साधना न्यूज़ को रीलॉन्च कर रहे हैं। आपने तो जो पुराना हमारा दौर था उस दौर के भी आप साथी रहे हैं, तो आज रीलॉन्च में हमने अपने उन सभी साथियों को भी एक बार याद किया है। तो मैं सबसे पहले जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उनसे मैं सबसे पहले एक शुभकामना संदेश लेता हूं कि हमारे चैनल के रीलॉन्चिंग के लिए एक शुभकामना संदेश से फिर हम सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरी पूरी शुभकामना है। साधना न्यूज जिस वक्त चल रहा था उस वक्त मेरा काफी नजदीक का रिश्ता था। तो मैं चाहूंगा कि उसी रिश्ता के तहत बिल्कुल बिल्कुल फिर से आगे साधना न्यूज बढ़े और जनता के सवालों को लोगों के बीच उजागर करे, सरकार की नजर में लाए ताकि जनता के सवालों का हल निकल सके। इसमें साधना न्यूज की भूमिका हो, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। और केवल बिहार से नहीं, बिहार से लेकर दिल्ली तक हमने आपका साथ दिया है। आप जहां भी गए हम आपके साथ साथ चलते रहें। चलिए सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो थोड़ा सा शायद आपको असहज करे। असहज इसलिए, आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे, लेकिन असहज में इसलिए क्योंकि आप बार बार जो है अपना स्टैंड चेंज करते हैं। लोग इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को जिस चीज के लिए जानते हैं वो चीजें अभी नहीं दिख रही। आप बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं, क्यों? आपने भी स्टैंड चेंज किया, साधना न्यूज को फिर से रिलॉन्च करने की स्थिति बन गई। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी कभी रिलॉन्च करने की स्थिति बनती है, इसमें असहज क्या है? हर आदमी के चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हर आदमी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है और हम समझते हैं कि रोजमर्रे के जीवन में भी आती है। जैसे यहां से अगर किसी फ्लाइट से दिल्ली जाना हो और एयरपोर्ट पहुंचकर पता चले कि फ्लाइट 4 घंटा विलंब से जाने वाली है और हमको जल्दी पहुंचना है या कोई इस तरह का काम है जिसमें बहुत विलंब नहीं कर सकते, तो दूसरी फ्लाइट का टिकट लेते हैं या उसी के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो यह तो होता है, हर आदमी के जीवन में होता है, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। बिल्कुल। जितना सर मैं आपको जानता हूं शुरू से, बिहार के लिए जो आपने किया, बिहार में जो आपकी पहचान बनी, वो पहचान लोगों को आज भी लोगों के जहन में है। और अभी जो आप चीज कर रहे हैं, जो पार्टी बना के कर रहे हैं, पुराने कुशवाहा, उपेंद्र कुमार कुशवाहा और अभी जो है कुशवाहा में कितनी चुनौतियां हैं और किस तरीके से आपको अभी टैकल करने में चीजों को मुश्किलें आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें आसान हैं पहले से? देखिए, चुनौती तो हर क्षण आदमी के लाइफ में होता है, चाहे आप परिवार चलाइए, पार्टी चलाइए, राज्य चलाइए, देश चलाइए, हर क्षण। बिल्कुल। और उन चुनौतियों का सामना करते हुए आदमी आगे बढ़ता है। अब उस समय की चुनौती कैसी थी और आज की चुनौती कैसी है, चीजों में डिफरेंसेस तो आया है। बिल्कुल। कई मामलों में डिटोरिएशन आया है। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स की भी जो आकांक्षा है उस वक्त और आज में बहुत फर्क आया है। जनता का नजरिया भी थोड़ा बदला है चीजों को देखने का। तो डिफरेंसेस तो बेसिक रूप से हर चीज में आया है और उसके कारण निश्चित रूप से कठिनाई कुछ ज्यादा दिखती है। लेकिन उस वक्त और आज में मेरे लिए यह फर्क है कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरा अनुभव उस समय कम था, आज अनुभव ज्यादा है। बिल्कुल। तो आज चुनौती थोड़ी बड़ी भी होगी, तो अनुभव क्योंकि ज्यादा है तो आसानी से, उस समय से ज्यादा आसानी से आज की चुनौतियों को निपटने में हम सक्षम हैं। कुशवाहा जी, आपके जो शुरुआती दिनों के जो साथी थे, जो आपके साथ चल के आए थे, जिनके साथ आपने पार्टी बनाई थी, वो साथी भी आपको छोड़ के चले गए। तो नए साथी के बिछोड़ने का गम तो अलग होता है। नए साथी जो अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो आपकी जो विचारधारा या आपका जो विजन है सरकार के लिए या अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, क्या उस विजन के साथ वो है, या वो भी एक राजनीति में जैसा कि होता है जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपना काम निकल गया तो निकल गए? तो क्या आपको लगता है इससे अभी भी जूझ रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं न कहीं मेरी बातें जिनको पसंद होती है वही लोग हमारे साथ आते हैं। बिल्कुल। और हर पार्टी के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग, पुराने लोग इधर से उधर होते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। पुराने लोग इधर से उधर न भी हो तो भी नई भर्ती तो होते रहनी चाहिए, नया रिक्रूटमेंट तो होते रहना चाहिए।
नए लोगों को मौका मिलना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए पुराने लोग नहीं हैं या कम हैं, ऐसा भी नहीं कि तमाम पुराने लोग नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी हैं। तो सबको मिलाकर के हम लोग करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कुशवाहा जी, जब आप केंद्र में मंत्री थे मोदी जी के समय में, उस समय भी आपका हमारा मिलना होता था और मोदी जी के दूसरे जो लोग थे, जो पार्टी के जो करीब थे, उनसे भी हमारा मिलना होता था। वो आपके काम की तारीफ, आपके विभाग में आपके वर्किंग स्टाइल की तारीफ करते थे। वो दौर और आज का दौर, आज आप राज्यसभा में हैं, लोगों को बिहार में आपकी जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में आए, बिहार की राजनीति करके कि लोग आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने केंद्र में जाकर के गलती की या आपने बिहार को छोड़ने की गलती की? आपको लगता है कि ये समय है कि इस बार बिहार में वापसी की जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कहीं जाकर गलती की, इस रूप में हम चीजों को नहीं लेते हैं। देखिए, एक मौका था मेरे लिए जब भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जवाबदेही दी और खासकर शिक्षा विभाग की जवाबदेही थी। बिल्कुल। भारत सरकार में मंत्री बनने के पहले तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मुझको जानकारी थी, अपने राज्य बिल्कुल की। बिल्कुल। या फिर किताबों से, न्यूज से थोड़ी जानकारी बाहर के बारे में थी, लेकिन वहां जाकर देखने का अवसर नहीं मिला था। मंत्री बनने के बाद मुझको यह अलग कंट्री में भी जाने का मौका मिला एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में। हम विकसित राष्ट्र फ्रांस जैसा वहां भी गए और बांग्लादेश भी गए। तो इन देशों में जाकर वहां किस तरह की व्यवस्था शिक्षा के संदर्भ में चल रही है, यह देखने का अवसर मिला। और अपने देश के विभिन्न राज्यों में वहां किस तरह की व्यवस्था चल रही है, तो इसको देखने का अवसर मिला। अगर हमको वह मौका नहीं मिला होता तो यह देखने का अवसर नहीं होता, और देखने का अवसर नहीं होता तो फिर अनुभव भी उसका नहीं होता। तो जो तमाम तरह का अनुभव हुआ, उस अनुभव का लाभ बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में हो पाए, यह भी हमारे जेहन में बात आई। और आपको याद होगा, लोगों को भी याद होगा कि 17-18 में जब हम मंत्री थे भारत सरकार में, तभी बिहार में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए हमने विशेष अभियान चलाया था। बिल्कुल। और उस वक्त जो अभियान चलाया, उस अभियान को चलाते हुए 25 सूत्री मांग हमने राज्य की सरकार के समक्ष रखी थी। राज्य की सरकार से यह कहा था कि इन मांगों को मानिए तो बिहार में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। तो जो अनुभव बाकी राज्य और दूसरे देश में जाने का हुआ, उस अनुभव के कारण हम उस तरह की उस तरह का मांग पत्र प्रस्तुत कर पाए। और हमको बेहद खुशी है कि उस समय नहीं, लेकिन बाद के दिनों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी कई मांगों को हूबहू मान लिया है और उसका असर भी दिख रहा है। आज शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बिहार में उस समय के कंपैरिजन में सुधार भी हुआ है। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो तेजस्वी यादव हैं, आपने लालू यादव के साथ भी राजनीति की है, तेजस्वी के साथ भी कर रहे हैं, नीतीश के तो आप सबसे करीबी सहयोगी रहे हैं। सरकार में आने के लिए जो छटपटाहट विपक्ष में जो दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि जो सरकार अपनी नीतीश सरकार है, ये काम अच्छा कर रही है? और जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष आना चाह रहा है, ये काम अच्छा कर रही है? और जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष आना चाह रहा है, आपको लगता है कि उन मुद्दों में दम है? क्योंकि वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं और कोई विजन उस तरीके से नहीं है। आप भी अलग भी जा चुके हैं, साथ में भी हैं। विपक्ष के रूप में आपका अनुभव नीतीश के खिलाफ जाकर के और नीतीश के साथ रहने का जो आपका अनुभव है, दोनों में किस तरीके का डिफरेंस आप देखते हैं या अपना अनुभव करते हैं? देखिए, एक तो जो विपक्ष में छटपटाहट और व्याकुलता की बात है, तो छटपटाने से सत्ता नहीं मिला करती। छटपटाने से सत्ता मिले तो और ज्यादा कोई छटपटा ले, वही भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, उससे नहीं होता है। जनता का जो मौलिक सवाल है, उन मुद्दों पर काम करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। और जनता की नजर में हम आएंगे तो क्या हमारा विजन है, इसको प्रस्तुत करना पड़ता है। आज का जो विपक्ष है बिहार का, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एसआईआर की बात है, हम तो बार बार कह रहे हैं,
कि जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने की बिहार में आकर 15-20 दिन तक, अगर बिहार के कुछ और सवालों को लेकर उतनी मेहनत उन्होंने की होती तो शायद उसका लाभ ज्यादा उनको मिलता। यहां बहुत सारा सवाल है, उन सवालों पर उनकी यात्रा होती, उनका कार्यक्रम होता और फिर कुछ विजन प्रस्तुत कर पाते तो उनको ज्यादा लाभ मिल सकता था। गुंजाइश है यहां, विपक्ष के लिए गुंजाइश है, हम ये नहीं करेंगे गुंजाइश नहीं, लेकिन अभी नहीं है। कोशिश करेंगे तो आगे शायद मिल पाए, लेकिन वह कोशिश भी नहीं दिख रही है। एसआईआर कहीं से कोई मुद्दा है ही नहीं, बिल्कुल नॉन इशू को इशू बनाने का प्रयास उनका था। जनता की नजर में जो इशू हो उसको आप इशू बनाइएगा ना, तो इसलिए एसआईआर कहीं से कोई इशू है नहीं, तो उनकी कोशिश का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक मेरे काम करने का कि नीतीश जी के साथ, लालू जी के साथ, लालू जी के साथ बहुत हमको काम करने का अवसर नहीं मिला। शुरुआत में जब नीतीश जी, लालू जी सब लोग एक ही साथ थे तो कुछ दिन तक उस पार्टी में हम जरूर काम कर रहे थे, लेकिन अलग से लालू जी के साथ बहुत काम करने का अवसर नहीं मिला। जब नीतीश कुमार जी अलग हुए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में समता पार्टी बनाते हुए, तो उसी वक्त से हम अलग हो गए, तो उनके साथ काम करने का बहुत अवसर नहीं मिला। और नीतीश जी का तो है ही, एक विजन है नीतीश जी का, जिसका लाभ बिहार को पिछले 20 वर्षों से मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। एक जो बात थी कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान जो है आपको सौंपना चाहते थे, इस तरीके की बात आई थी, जो आप जेडीयू के वारिस के रूप में आपको देखा जा रहा था, लेकिन आपने शायद उसे एक्सेप्ट नहीं किया, या क्या वजह रही, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संगठन में रहते हुए आपने शुरुआत में चर्चा की कि बदलने, चेंज करने की बात। चेंज करने के पीछे कारण होता है, कभी भी किसी के साथ बिल्कुल जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के हिसाब से आदमी डिसीजन लेता है। परिस्थिति का कुछ पार्ट बाहर के लोग देख पाते हैं और परिस्थिति का कुछ पार्ट है जो बाहर के लोग देख ही नहीं पाते, अंदर की बात होती है। और अंदर की बात क्या है, यह हमेशा सार्वजनिक मंच से चर्चा की जाए यह मुनासिब नहीं। तो उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें आपने कहा कि नीतीश जी क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे, उस पर अभी बहुत चर्चा, शायद उसका थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए चर्चा की जरूरत नहीं है। और कहीं से मेरे मन में कोई बहुत व्यक्तिगत आकांक्षा, और आकांक्षा भी उस सीमा तक जिसको आपने शब्द दिया है व्याकुलता और छटपटाहट, उस सीमा तक मेरी छटपटाहट की सीमा तक, सत्ता में बने रहे, मुख्यमंत्री बन जाए, क्या बन जाए, न कभी उस रूप में था, न आज है, न आगे के लिए रहेगा। लेकिन क्यों नहीं है? आप जो जब भी कोई नेता राजनीति में आता है तो उस सबसे जो शिखर की जो कुर्सी है उसके प्रति तो व्याकुलता होनी चाहिए। व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, छटपटाहट नहीं होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए, कोशिश जरूर, इच्छा बिल्कुल रहनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इच्छा की मर्यादा कहां तक जाती है, व्यवहारिक रूप में हम अभी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका ख्याल आदमी को रखना चाहिए। इसका ख्याल न रखे आदमी तो फिर कहीं न कहीं गड़बड़ी उससे हो जाएगी। तो हमको पूरा पूरा अपनी मर्यादा का ख्याल हमेशा रहा है। व्यवहार में कितना कुछ हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसका ख्याल हमने हमेशा रखा है। हर आदमी को रखना चाहिए, हमने खुद रखा है, इसलिए हम इस तरह की बात बोल रहे हैं। आपकी यही शालीनता और आपका यही जो व्यवहार है, शायद मुझे लगता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अपॉर्चुनिटी दे देता है कि वो आपके हिस्से की चीज जो है उसे मिल जाती है। अब देखिए, हिस्से की चीज कोई ले लेता है ऐसा मुझको नहीं लगता है, लेकिन अगर मेरी मर्यादा से, मेरे आचरण व्यवहार से किसी को कोई लाभ मिल जा रहा है तो उसमें हमको कोई दिक्कत भी नहीं। हम राजनीति क्यों करते हैं, या कोई भी व्यक्ति को राजनीति क्यों करनी चाहिए? राजनीति इसलिए करते हैं कि लोगों को लाभ मिले हमसे, हमारी कोशिश से, हमारे प्रयास से, हमारी एक्टिविटी से। और इस कोशिश से अगर किसी को थोड़ा लाभ मिल जा रहा है तो उसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इसलिए लेने दीजिए जिनको लेना है। बिल्कुल, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल सर, अभी राहुल गांधी जी के बारे में आपने कहा कि एसआईआर जो है कोई मुद्दा नहीं है, दूसरे और भी अपॉर्चुनिटी थे, अगर उस पर वो काम करते तो शायद उनको कुछ फायदा मिलता। तो वो वैसी अपॉर्चुनिटी किस क्षेत्र में है, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं? अच्छा, वैसी अपॉर्चुनिटी का ज्ञान हम ही दे दें तब अब ये क्या मुनासिब है क्या?
अब इसके लिए अब हमारे स्कूल में ट्रेनिंग के लिए अगर आए तो हम दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन बड़े आदमी हैं राहुल जी, हम ट्रेनिंग की बात नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन उसका ज्ञान अब हम दें, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। स्कोप है, उस स्कोप पर उनको खुद ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हम इंटरव्यू का जो आखिरी सेशन है उसमें दर्शकों से हम सवाल लेते हैं। दर्शक में अगर कोई है जो सवाल पूछना चाहे, हाँ बिल्कुल। एक बार मृत्युंजय जरा इनको माइक दीजिए, हमारे 2 दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। क्या राजनीति में राजनीतिक नैतिकता राजनेताओं द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं? जैसे कि 2020 के चुनाव के लास्ट टर्म में नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्या उसको मानते हुए नीतीश कुमार को इस चुनाव से समझ गए आपका सवाल? नैतिकता की जरूरत, आपने कहा कि राजनीतिक नेताओं को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर है कि हर व्यक्ति को नैतिकता का प्रयास करना चाहिए, चाहे राजनीति में हो या राजनीति से बाहर हो, सबको करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से राजनेताओं के ऊपर यह दायित्व ज्यादा होता है क्योंकि सोसाइटी को लीड करने का काम लोग करते हैं। तो यह दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन सबको करना चाहिए। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, देखिए अब इस तरह से अगर आप किसी नेता विशेष को इंगित करके कुछ कह रहे हैं तो आप अगर ढूंढिएगा, अभी तो गूगल का समय है, तो इस तरह का विषय सिर्फ नीतीश कुमार जी के लिए नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी मिल जाएगा, तेजस्वी जी के लिए भी मिल जाएगा, राहुल गांधी जी के लिए भी मिल जाएगा, सबके लिए मिल जाएगा। पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। बिल्कुल नहीं, तो सब जगह नैतिकता की बात में अगर जोड़िएगा कि किसने कब बयान दिया तो सबको आप कटघरा में खड़ा कर सकते हैं, सभी को। इसलिए एक व्यक्ति के बारे में इस मंच से प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं। बिल्कुल जी। मधु जी हैं। सर मेरा प्रणाम इस पूरे सभा कक्ष में। सर ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। पहले का समय था कि जनता नेता को चुनती थी और अब नेता जनता को चुन रही है। दूसरी बात, आप एक आदर्श, आपकी भाषा, आपका व्यक्तित्व बिहार की राजनीति में या पूरे देश की राजनीति में, क्या अभी भाषाई राजनीतिक क्षेत्र में भाषाई पतन नहीं हुआ? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है आए दिनों और इस स्तर पे लोग आ गए हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक, आपका प्रश्न हम समझ गए, लेकिन थोड़ा स्पष्ट आपसे हम चाहेंगे कि पहले नेता को जनता चुनती थी, अब जनता को नेता चुनते हैं, ऐसा कैसे, किस आधार पर? थोड़ा इसका जी, मैंने एसआईआर पे कहा कि इतने लोगों का जो नाम काट दिया गया और जो रिपीटेशन है, जिन क्षेत्रों का मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, सर ने कहा ये कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, पलायन का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, लेकिन अगर हम, और आधार कार्ड की बात, जिस आधार कार्ड को इतना महत्व दिया गया कि उसके बगैर कुछ नहीं होता था, और अब उसी, और इतना, ठीक है एसआईआर है और ये जरूरी भी है, लेकिन इतने आनन फानन में जो एसआईआर किया गया अभी 1 महीने में, जबकि बिहार प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका को झेल रहा है, सारे लोगों को उसमें लगाया गया है। समझ गए सर, अगर ध्यान हो आपको, जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी तो हमने भी, हालांकि हमारी इस बात को लेकर मीडिया के बंधुओं ने जोर दिया था कि विपक्ष के सुर में सुर उपेंद्र कुशवाहा मिला रहे, हमने भी यह बात कही थी उस समय कि अब चुनाव बहुत करीब है, इस समय एसआईआर करना इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमने भी थोड़ी आशंका व्यक्त की थी, तो आप सब लोगों ने जोर दिया था कि विपक्ष, निश्चित रूप से थोड़ी आशंका हमको भी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस काम को करे ही ना, यह नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। दूसरी चीज कि नाम काट दिया गया, देखिए इंटेंशनली अगर किसी का नाम काट दिया गया हो, विपक्ष के लोगों का यही आरोप है कि इंटेंशनली वैसे लोगों का नाम काटा गया है
या काटा जा रहा है जो लोग शायद महागठबंधन को वोट देने वाले थे। हमने बार बार कहा विपक्ष के लोगों से कि अगर वैसा कहीं लग रहा है कि इंटेंशनली महागठबंधन को वोट लोग जो लोग दे सकते थे उनका नाम यदि काटा गया है तो आप मीडिया के सामने लाइए किसी टोला से किसी गांव से 100-200 लोगों को और खड़ा कीजिए और तब बताइए कि सारे लोग महागठबंधन को वोट देने वाले थे, इनका नाम काट दिया गया। ऐसा कहीं लोग नहीं कर पाए। नाम किसी का कट भी गया है तो एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, और मुझको यह कहने में कोई चक नहीं है, जबकि हम सत्ता के हिस्सेदार हैं, भारत सरकार हो या राज्य की सरकार। कोई भी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो या देश के विभिन्न राज्यों की सरकार हो, कोई सरकार का मतलब चाहे एनडीए की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, किसी भी सरकार के द्वारा जुटाया गया कोई भी आंकड़ा, किसी तरह का आंकड़ा 100% एरर फ्री नहीं हो सकता है। आज भी नहीं है। बिल्कुल। हम लोग बीपीएल सूची की जब उस समय बात करते थे तो बहुत सारे लोग बिहार के गांव में मिलते थे जो लैंडलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने को, उनका नाम बीपीएल सूची में, और बहुत सारे लोग जो जिनके घर में ट्रैक्टर है उनका भी नाम, उनका नाम बीपीएल सूची में, और गरीब आदमी का नाम नहीं बीपीएल सूची में। तो सरकारी आंकड़ा जुटाने में कुछ परेशानी रहती है। अब इस वोटर लिस्ट मामला में भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन इंटेंशनली नहीं। मानवीय भूल, जो तौर तरीका है सरकार का काम करने का, जो लोग करते हैं, उसके चलते इस तरह की भूल रहती है। और इस तरह की भूल के सुधार के लिए तो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है कि कहीं अगर किसी का नाम कट गया है तो हमको दीजिए, हम उसमें संशोधन करेंगे, सुधार करेंगे। इसलिए जानबूझकर जनता को कोई नेता चुन रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए एसआईआर का मुद्दा हम कहें कि मुद्दा नहीं। दूसरी चीज आपने कहा कि भाषा की मर्यादा, हम आपकी बात से 100% से ज्यादा सहमत हैं कि भाषा की मर्यादा गिरी है, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भाषा की मर्यादा का ख्याल बहुत कम रखा है। लेकिन रखना चाहिए सब लोगों को। किसी भी स्थिति में एक मर्यादा, एक सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग। बिल्कुल। और कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि अब खत्म करने का ही वक्त हो रहा है, एक ब्रेक का भी समय है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, आप आए हमारे मंच पे और आपने इतना समय दिया और बड़े सारे सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। और आज जो लोग यहाँ बैठे हुए वो उपेंद्र कुशवाहा को तो पहले से जानते हैं, लेकिन आज एक नए उपेंद्र कुशवाहा को भी जानेंगे जो इस तरीके से शालीनता से और राजनीति में जो मर्यादा होनी चाहिए